तो मेरी क्लास 10th के प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो एक बार मैं आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इसको एक बार आपको शुरू से समझा देता हूँ, और इसके अंदर मैंने आपका जो टॉपिक कवर कर लिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और फिर मैं आपको आज बहुत बढ़िया 2 क्लासेस दूंगा जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, पसंद आएंगी आपको। देखो बच्चों, हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 4.1 हमसे कहते हैं कि हमें ये बताना है कि क्या ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप सिर्फ एक बात ध्यान रखो कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक तब होती है जब उसकी फॉर्म हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब उसके अंदर एक x का स्क्वायर होना ज़रूरी है। आपके पास केवल x वाली इक्वेशन कभी क्वाड्रेटिक नहीं बन सकती, x का स्क्वायर होना जरूरी, मतलब पावर उसके अंदर 2 नहीं चाहिए, तब जाकर वो बनती है क्वाड्रेटिक, क्योंकि ऐसे केस में x की 2 वैल्यूज़ निकल कर आती हैं। एक और बात, इसके अंदर x2 से बड़ी पावर वाला कोई नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब x की पावर 2 तो x की पावर 3 वाला नंबर नहीं होना चाहिए। अब अगर x की पावर 2 है और साथ में y की पावर 3 है तो आपके पास ये जो इक्वेशन है x में क्वाड्रेटिक कहलाएगी। और यहाँ पर अगर आपके पास में ये क्वेश्चन किसी और तरीके से टीचर ने आपको घुमा फिरा कर दे दिया। देखो बच्चों, होता ये है कि जब आप किसी चैप्टर को करते हो तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको कुछ इस तरीके से सिखाऊं कि लाइफ में अगर कभी भी आपको ये चैप्टर आपके सामने आ जाए तो आप इसके क्वेश्चन को कर सको। मान लो टीचर ने एक क्वेश्चन दे दिया आपको ऐसे ax प्लस by² प्लस में bx³ और प्लस में c इज इक्वल्स टू 0। अब टीचर आपसे कहती है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप उसमें बताओगे दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ y। टीचर पूछेगी इज दिस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x, आप कहोगे नो मैम इट इज़ नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x, बिकॉज यहाँ पर y का स्क्वायर तो है लेकिन x का स्क्वायर नहीं है। मतलब अगर यहाँ पर x का स्क्वायर होता भी तो x की जो थर्ड पावर है, इस थर्ड पावर की वजह से ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक बन जाती है x में। तो आप बताकर चलोगे कि ये y में क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें y की पावर 2 है, पर ये x में क्वाड्रेटिक नहीं है, x में ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो ये बात आप ध्यान समझ के चलिएगा। अगर टीचर आपसे कहती कि ये क्वेश्चन आपके पास में ax प्लस by² और प्लस में c इक्वल टू 0, बच्चों क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप कहोगे मैम इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। मैम कहेंगी इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, तो आप कहोगे नो मैम इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, बिकॉज x की पावर यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो मतलब इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन x। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ x बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ y। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है y का स्क्वायर होना जरूरी है, मतलब y का स्क्वायर होना चाहिए y से की पावर। अब टीचर ने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, वो कहती है ax है प्लस by² है और प्लस में cy³ के साथ में d है। क्या बच्चों अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप कहोगे नो मैम इट इज़ क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि y की जो सबसे बड़ी पावर है वो यहाँ पर कितनी है 3 है। तो मैम बिकॉज y की पावर 3 है तो ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन ये कभी भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब पॉलिनॉमियल में और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है, देखो बच्चों पॉलिनॉमियल वो होता है जिसके आगे इज इक्वल टू 0 नहीं लगा होगा, ऐसे लिखा होगा, ये लिखा होता आपके इसमें इज इक्वल टू जगह p ऑफ x लिखा होता, मतलब ये पॉलिनॉमियल इन x या पॉलिनॉमियल इन y। तो ये पॉलिनॉमियल इन y लिखा होता कि ये है पॉलिनॉमियल इन y। x का पॉलिनॉमियल में px लिखा होता, y के पॉलिनॉमियल में py लिखा होता। तो ये पॉलिनॉमियल होता है, अगर इसके साथ इज इक्वल टू 0 लग जाता है तभी आपके पास में एक इक्वेशन बन जाती है, क्योंकि हर इक्वेशन का एक सोल्यूशन होता है, पॉलिनॉमियल का कोई सोल्यूशन नहीं होता। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटे, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका 4.1 का, इसके अंदर आपको देखो जो मैं आपको समझा कर चल रहा हूँ आपको सारे करने हैं। आपने पूरी इक्वेशंस को खोलकर अगर इसके अंदर कोई x की पावर 2 वाले आ रहे हैं तो आपको बताना है कि दीज आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन x, यस और नो, ये आपको बताना है पूरा। अब बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है इनको आपने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जैसे कहते हैं एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, अब एरिया क्या होता है आपके इसमें लेंथ और ब्रेड्थ होता है। कहते हैं लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है x है, ब्रेड्थ कितनी है 2 टाइम लेंथ इज। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान समझना, इन क्वेश्चनों को जनरली एक ही स्टेटमेंट के अंदर सॉल्व करना होता है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का टीचर ने आपको फर्स्ट पार्ट दिया, टीचर आपसे कहती है एरिया इज़ 528, तो एरिया कितना है 528 है, मतलब लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दो तो 528 निकल कर आएगा। ये इक्वेशन है, सीधी सी बात है। अब आपसे टीचर कहती है कि लेंथ इज़ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ, वो कहती है लेंथ इज़ 1 मीटर, तो आप यहाँ पर लिखोगे टीचर से एज पर द सिचुएशन लेंथ इज़ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। अब देखो बच्चों, टीचर ने बोला लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ, तो आपने L को लिखा L, इसको लिखा इज इक्वल्स टू 1 मीटर मोर मतलब 1 प्लस ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ब्रेड्थ मतलब b, तो लेंथ इस कितना 1 प्लस 2b। अब आप इसमें क्या करोगे, लेट करोगे कि ये जो आपकी ब्रेड्थ है वो x है और वो जो लेंथ है वो हो जाएगी 1 प्लस 2x। तो बच्चों क्या होगा, आपके पास लेंथ की जगह पर आप लिख दोगे 1 प्लस 2x और ब्रेड्थ की जगह पर x इज इक्वल्स टू 528, मतलब x
प्लस 2x² इज 528 और ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी और आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, कितने आराम से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। इसमें बेसिकली सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सॉल्व नहीं करना, कहते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4 पार्ट्स हैं, ये 2 के चारों पार्ट्स आपने करने हैं और इसके अंदर अगर आपका कोई डाउट होगा तो मैं आपको बता कर चलूँगा। देखो बेटे, नेक्स्ट हमारे पास में आता है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर बनाने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इन 2 टर्म्स विद द हेल्प ऑफ कॉर्नर टर्म्स। तो यहाँ से आपने स्प्लिट करना है मिडिल टर्म्स को और आंसर निकाल के दिखाना है। अब इन 4 क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो ये टोटल 5 क्वेश्चन हैं। इन 5 क्वेश्चन में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये वाला बच्चों को लगता है, तो मैं एक बार आपको ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट वाला करके दिखाता हूँ और फिर मैं आपको एक इसका फॉर्मूला भी सिखा दूंगा। ठीक है, अब देखो हम आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 1। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप पूरी करोगे तो आपका जो होमवर्क सबसे पहले बनता है वो आपके पास में एक्सरसाइज 4.1 बनती है। इसको आप बच्चे पूरी करेंगे, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस। अब मैं आपके पास जो लेके चल रहा हूँ, मेरे पास एक्सरसाइज 4.2। बेटे इस एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वो है थर्ड पार्ट। तो मैंने आपके लिए थर्ड पार्ट लिया। ये मेरा थर्ड पार्ट है √2x² और प्लस में 7x और प्लस में 5√2 = 0। मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करके सिखाऊंगा। एक बार तो मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा कि भाई फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, और दूसरी बार मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप एक फॉर्मूला सीख जाओ तो आप इसे उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। मैं आपको दोनों समझाऊंगा। आप दोनों में से कोई भी मेथड एग्जाम में यूज़ करके आ सकते हो। टीचर को जरूरी नहीं है कि आपसे फैक्टराइजेशन ही करना है, आपको वो कहती है सॉल्व द इक्वेशन, है ना। तो देखो बच्चों, हमारे पास ये √2 और 5√2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, अगर आप √2 को आप 5√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक नंबर बनता है 5 और एक नंबर बनता है √2 × 2, आपके पास में 2 मतलब 10 आएगा। अब आपको इन नंबरों की हेल्प से, मतलब देखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इन 2 टर्म्स विद द हेल्प ऑफ कॉर्नर टर्म्स, ये बात आप याद रखो। जब भी कभी आप 10th क्लास के ऐसे क्वेश्चन करते हो क्वाड्रेटिक के, 9th में आपको सिखाया गया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इन 2 टर्म्स विद द हेल्प ऑफ कॉर्नर टर्म्स। तो बेटे ये हमारे पास 7 है। हमें कुछ ऐसे नंबर बनाने हैं कि प्लस करके या माइनस करके हमारा 7 आ जाए, और वो आता हो कॉर्नर टर्म्स। कॉर्नर टर्म्स था √2 और 5√2। इनको देखा तो एक नंबर 5 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को 2 मिल जाता है। आप पहले इतना नोट कर लो, पहले आप इसे इतना नोट कर लो, क्योंकि आप मेरे साथ करोगे तब आपको क्लियर हो पाएगा, अकेले आप अपने आप नहीं कर पाओगे। इतना आपने नोट कर लिया। अब बच्चे बिल्कुल मेरे साथ साथ लिखो। आपने लिखा √2x²। अब 7 जो है 2 और 5 का सम होता है, तो पहले आपने क्या लिखना है 2x और फिर आपने क्या लिखना है 5x और ये प्लस में 5√2 = 0। आप इसे बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ साथ आप भी लिख लो, √2x² प्लस 2x प्लस 5x और प्लस 5√2 = 0। अब देखो बच्चे, ये आपके पास √2x², ये जो नंबर आपके पास में 2 है, ये 2 आपका √2 × √2 और उसके साथ x बन जाएगा। अब ये नंबर है आपका 5x और ये प्लस में 5√2 = 0। अब बच्चों, इन दोनों नंबरों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? तो एक √2 कॉमन आ सकता है और एक x, तो √2 और x कॉमन आ जाएगा। अब आपने √2 और x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास √2 और x को कॉमन निकालने से क्या बचता है, एक x। आपने √2 और x कॉमन निकाल लिए तो बचता है एक √2। दोबारा समझ लो, एक √2 और x यहाँ से आपने बाहर निकाला तो यहाँ सिर्फ एक x बचा रहा। एक √2 और x आपने बाहर निकाला तो आपके पास केवल एक √2 बचा रह गया। अब इन दो नंबरों में अगर आप 5 को कॉमन लोगे तो बचता है आपके पास x + √2 = 0। अब ये भी x + √2 और ये भी x + √2, तो अगर आप x + √2 को बाहर निकाल लो तो अब आपके पास जो ब्रैकेट है वो बचती है √2x प्लस में 5 = 0। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड हमारी 2 ब्रैकेट्स हैं और इनका जो प्रोडक्ट है वो 0। पहले आप लोग यहाँ तक पहुँच जाओ। x + √2 की ब्रैकेट को कॉमन निकाल के एक ब्रैकेट में √2x और प्लस में आपने 5 लिख दिया। अब बच्चों, आपके पास जब भी 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होता है तो आप इसमें 2 पार्ट कर देते हो। तो देखो, आपके पास एक बार तो x + √2 ब्रैकेट जो थी वो 0, और जो अगली ब्रैकेट थी आपके पास √2x + 5, ये थी √2x और प्लस में 5 = 0। तो बच्चों, यहाँ से x का जो आंसर निकला वो है माइनस का √2, और यहाँ से जो x का आंसर निकलेगा वो होगा माइनस का 5 और अपॉन में √2। ये हमारे 2 आंसर्स निकल कर आ गए। कॉन्सेप्ट यहाँ तक का क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे का? कोई नहीं है, बहुत बढ़िया।
अब बच्चों मैं आपको इसी का एक फॉर्मूला भी सिखा देता हूँ। देखो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से देखो वैसे तो इसका जो नाम है ना सेम है, इसे कहते हैं श्रीधराचार्य नियम। देखो बच्चों इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को इन्वेंट करने वाले श्रीधराचार्य थे और बच्चों को सिखाया नहीं आता, उनको ये बताया था कि ये चीज़ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब कोई बाहर की कोई चीज़ है। बच्चों ये पूरी जो मैथ अगर आप देख के चलोगे तो इसको डिस्कवर करने वाले, इन्वेंट करने वाले और इसको आगे एक्सपेंड करने वाले हमारे ही ऋषि मुनि थे। और उन्हीं के जो फार्मूलाज थे, उन्हीं के फार्मूला को कैलकुलेट कर कर ही आज आप देख सकते हैं कि अर्थ से सन की दूरी, अर्थ से मार्स की और सबके डिस्टेंसेस को कैलकुलेट किया जाता है। उन्हीं मैथ की एप्लीकेशन, उन्हीं मैथ के फार्मूलाज को समझ समझ के जो बाहर इनको इनके वर्क को एक्सपेंड किया गया और वहाँ पर उनका नाम रख दिया गया। क्योंकि आप तक कोई भी चीज़ आती है तो वो अगर फॉरेन पैकेट में आएगी तो आपके लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर वो इंडियन पैकेट में होगी तो आपके लिए इनएक्सेप्टेबल है। मैं जब इसको पढ़ता था तो यहाँ पर उस समय पर हमारे टीचर ने मुझे ये बात ऐसे ही समझाई थी और मैंने आपको ये बात ऐसे ही समझा दी कि इसको इन्वेंट करने वाले श्रीधराचार्य जी थे। और उस केस में श्रीधराचार्य जी ने इसको इन्वेंट किया था। इसका नाम श्रीधराचार्य नियम रखा जाता था। तो देखो मैं समझाता हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होगी ax² + bx + c = 0। अब आप क्या होता है कि इसके फैक्टर बनाने में कई बार क्या होता है कि आपसे फैक्टर नहीं बन पा रहे, तो आपको ना कंफ्यूज नहीं होना। आप इस केस में कुछ ऐसी इक्वेशन होगी जिनके फैक्टर बन ही नहीं सकते, तो आप ऐसे केस में एक चीज़ निकालते हो डिस्क्रिमिनेंट, और इस डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी कहा जाता है। ये कैपिटल डी होता है आपका b² माइनस में 4ac। बस आपने ये बात याद रखनी है कि कैपिटल डी होता है b² माइनस में 4ac। अगर डी आपका पॉजिटिव निकल कर आया, मतलब 0 से बड़ा निकला, मतलब पॉजिटिव निकल कर आया, तब ऐसे केस में इक्वेशन के रूट्स होंगे रियल रूट्स, लेकिन कैसे होंगे अनइक्वल। रियल और अनइक्वल इक्वेशन की वैल्यूज निकल कर आएंगी, रियल और अनइक्वल रूट्स बनेंगे जब डी आपका पॉजिटिव होगा। हो सकता है डी आपका पॉजिटिव ना हो, 0 निकल कर आ जाए, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो आप उस केस में कहोगे इक्वेशन के रूट तो हैं रियल, अनइक्वल की जगह केवल एक ही रूट निकल कर आएगा, मतलब दोनों वैल्यू सेम होंगी, इसे कह देंगे इक्वल रूट्स बोल देंगे। ये आपके पास में दूसरी कंडीशन बन जाती है। तो पहली कंडीशन में डी पॉजिटिव होगा तो रियल और अनइक्वल रूट्स, दूसरी केस में डी अगर आपका 0 है तो आप कहोगे रियल और इक्वल रूट्स, और तीसरे केस में हो सकता है कि डी की जो वैल्यू है वो आपके पास नेगेटिव निकल कर आती है। अब बच्चों डी की वैल्यू अगर नेगेटिव निकल कर आएगी तो ऐसी इक्वेशन की जगह रियल की जगह पर आपके पास में आ जाएगा इमेजिनरी रूट्स। और ये इमेजिनरी रूट्स आप कैलकुलेट नहीं करते, ये जब आप 11th क्लास में आओगे तब आपको इमेजिनरी रूट्स कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा, तब आपको बताया जाएगा कि इमेजिनरी नंबर्स होते क्या हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया होगा। पहले आप यहाँ तक का बच्चे नोट करो, पहले फॉर्मूला नोट कर लो आप, अब फिर उसके बाद मैं आपको मेथड सिखाता हूँ। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब आपने वीडियो को स्टार्ट कर देना था, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास में फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला हमसे कहता है कि x के 2 आंसर्स निकल के आ सकते हैं। x का पहला आंसर हो सकता है अल्फा, ये होगा माइनस का b और प्लस में रूट के अंदर d और अपॉन में कितना होगा 2a। ये पहला आंसर निकल कर सकता है x का। x का दूसरा आंसर निकल कर सकता है बीटा, क्योंकि दो इक्वेशन से दो सॉल्यूशन निकलेंगे, माइनस का b और रूट d, प्लस की जगह माइनस का रूट d और अपॉन में कितना हो जाएगा आपके इसमें 2a। अब आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूले से भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, तो मैं आपको इसको इसी सेम क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाता हूँ, मेरा यही थर्ड पार्ट। तो आप पहले फॉर्मूले में अल्फा और बीटा आप लोग बेटे मेरे साथ साथ बच्चे नोट करके चलो। देखो बच्चों एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा, आप ये मानकर चलो क्लास 10th का कोई भी बच्चा किसी भी टॉपिक को और किसी भी मतलब किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी टॉपिक को अगर आप मेरे तरीके से मेरे साथ कर चलोगे तो मैं सबसे पहली बात वो टॉपिक आपको मुश्किल नहीं लगने दूंगा, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है इजी बेस। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका दिमाग कितना है, आप कैसे सोचते हो और आप कैसे कर सकते हो। तो बच्चों मैं सिर्फ आपसे ईमानदारी ये चाहता हूँ कि अगर मैं आपको कोई होमवर्क देता हूँ तो बच्चों सबसे पहले आप मेरा होमवर्क पूरा कर दिया कीजिए। आप मेरा होमवर्क पूरा करोगे, मैं आपको अगली क्लास और बेटर देने की कोशिश करूँगा। देखो बेटे हमारे पास, अब मैं आपके पास इसी थर्ड पार्ट को फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ। √2x² प्लस का 7x और प्लस का 5√2 = 0, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमारे पास a की वैल्यू कितना है √2, b कितना है हमारे पास 7 और हमारे पास c कितना है 5√2। तो जो भी चीज़ x² के साथ लिखी होती है हम उसको बोलते हैं a,
जो x के साथ वो b और ये हमारे पास c। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, a की वैल्यू को √2x² लिख देते हैं, जो कि गलत है। a है x² के साथ लिखा हुआ नंबर मतलब √2, b है x के साथ लिखा हुआ नंबर मतलब 7 और c आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अब अगर आप d निकालोगे तो d होता है आपके पास b² माइनस में 4ac। अब b का स्क्वायर, अब b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस का 4 a और c, तो a और c को मल्टीप्लाई करो, उसका 4 टाइम्स कर दो। a कितना है √2, आप उसे c मतलब 5√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 इंटू 5√2 क्या बनेगा, √2 इंटू √2 2 और 5 कितना 10। देखो यहाँ करके देखो, √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 और √2 बन जाएगा 2 और 2 5 से कितना होता है 10। अब आपने उसमें से उसका क्या करना है 4 टाइम्स, तो 10 का 4 टाइम्स कितना होगा 40, तो d कितना बचा बना बच्चों 9, तो d हमारे पास 9 बन गया। आप पहले यहाँ तक d की वैल्यू 9 निकालो, मेरे साथ साथ निकालो, आपके आंसर साथ निकलेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास अल्फा होता था, अल्फा का फॉर्मूला क्या था -b प्लस √d/2a, तो -b, तो बताओ b कितना है आपका, b कितना है आपका 7, तो आपने लिखा माइनस का 7 प्लस में √d, 9 का रूट कितना होता है 3 अपॉन में 2a मतलब a का डबल, a कितना आपके पास में √2, इसका डबल कितना होगा 2√2, आपने लिखा 2√2। ठीक है, अब आपने b लिखा, वो फॉर्मूला क्या था माइनस का b माइनस का √d मतलब d का रूट, 9 का रूट कितना था 3 -7 -3 अपॉन में 2a कितना था √2 मतलब 2√2, तो a का आपने ट्वाइस नीचे लिख दिया। आंसर कितना होगा -7 + 3 माइनस का 4 अपॉन में 2√2, 2 से 2 कट गया तो माइनस का 2 अपॉन √2, यहाँ जाइए -7 और -3 -10 ये होगा -10 अपॉन 2√2, 2 से 10 कट गया तो माइनस का 5 अपॉन √2। ठीक है जी, अब अगर आप इसे रेशनलाइज करोगे, √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपने रेशनलाइजेशन क्लास 9th में सीखा था, तो ये 2 बन जाएगा, उस 2 से 2 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा माइनस का √2, अल्फा का आंसर -√2। और अगर आप इसको रेशनलाइज करोगे √2 से ऊपर नीचे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा माइनस का 5√2 और अपॉन में 2 बन जाएगा, तो ये बीटा हो जाएगा माइनस का 5√2 अपॉन में कितना बन जाएगा 2। आपका पहला आंसर -√2 और दूसरा आंसर माइनस का 5 अपॉन √2 निकला था। 1 मिनट, ठीक है, माइनस का ये निकला था माइनस का 5 अपॉन √2। तो अगर इसको भी हमने वापस रेशनलाइज किया होता है √2 और √2 से ऊपर नीचे, तो ये बन जाता है माइनस का 5√2 और √2 कितना बन जाता है 2, मतलब बिल्कुल सेम आंसर्स हमारे निकल कर आए, क्योंकि फॉर्मूले से निकालो या फैक्टर से निकालो आंसर आपका सेम निकलेगा। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कौन सा चीज़ यूज़ करते हो। अब देखो बच्चे, हमारे पास आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ देना चाहूँगा। देखो, अगर आप अपनी बुक खोलो और बुक के अंदर पढ़ो आप क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप पढ़ते हो तो आपसे कहते हैं फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज 27, ऐसे 2 नंबर जिनका सम कितना है 27 और प्रोडक्ट है 182। तो x प्लस वाई 2 नंबर्स हैं जिनका सम कितना है 27 और x और y का जो प्रोडक्ट है वो कितना आपका 182। तो अब आप x ऐसे लिखा रहा और यहाँ से आप चाहो तो फ्रॉम 1 यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो आप, तो y की वैल्यू कितना निकलेगी आपका 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। अब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। अब आप इक्वेशन की अगर आप साइड चेंज कर दोगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 27x और प्लस का 182 और ब्रैकेट में आप इसे बंद कर दो। अब आप इसके फैक्टर बनाकर आंसर खुद निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहते हैं कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो बच्चों, 2 चीज़ों में मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा, इसको ना बिल्कुल ऐसे समझ लेना आप। देखो, टीचर कहता है आपके पास में 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं हमेशा, इंटीजर मतलब पॉजिटिव ही मांगेगा आपसे हमेशा, नेगेटिव नहीं मांगेगा। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, टीचर आपसे बोल देगा 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, टीचर आपसे बोल देंगे 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ये क्वेश्चन टीचर ना 3 तरीके से पूछ सकते हैं। तो जब टीचर बोलता है 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो आप लेट करते हो एक x और अगला आपके पास x + 1।
इवन इंटीजर्स इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं। तो आप नंबर ऐड करोगे, एक आपके पास में 2 टाइम्स इसका 2x और ये हो जाएगा 2x प्लस में 2, ये हो जाएंगे आपके पास इवन इंटीजर्स। और टीचर कहता है ऑड इंटीजर्स। तो ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन का अगला वाला ऑड होता है, मतलब 2x से अगला कितना होगा आपके पास 2x प्लस 1, ये ऑड होगा। और 2x प्लस 2 का अगला कौन होगा 2x प्लस 3, ये आपके पास ऑड होगा। अब जनरली इसका एक शॉर्ट तरीका है मेरे पास, आप क्या करते हो, इवन नंबर से पहले वाला भी ऑड होता है, इवन नंबर के बाद वाला भी ऑड होता है। तो आप क्या करते हो, एक ले लो 2x माइनस 1, ये सबसे आसान तरीका रहेगा। इवन नंबर से पहला वाला ऑड मतलब 2x माइनस 1, इवन नंबर के बाद वाला भी ऑड, तो आप क्या लिखो 2x प्लस 1। ठीक है, आप ये भी लिख सकते थे पर आप ये लिखो, इससे बड़ा फायदा रहता है आपको ना, एक x आपका हमेशा बच जाएगा। 2x माइनस इवन नंबर से पहले वाला भी ऑड, इवन नंबर के बाद वाला भी हमेशा ऑड होगा। तो ये टीचर आपको क्वेश्चन 3 तरीके से पूछ सकता है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में आप अगर रीड करोगे तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक आपके पास में 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब आपसे टीचर कहता है 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपसे पूछता है। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको ना तो ये इवन होगा ना ऑड होगा, आपको होगा जी ये वाला होगा, क्योंकि पॉजिटिव आपने इंटीजर बोला है, इवन ऑड नहीं बोला आपने, x और x प्लस 1, बिल्कुल ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे कहता है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ठीक है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 365। तो आपने कहा सर x का स्क्वायर और अगला वाला आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 लिख देते हैं, जो कि गलत है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि पूरा अपने आप में x प्लस 1 एक नंबर है। इनका जो सम है, इनका सम है 365, तो इनका सम है बच्चों 365। अब आपके पास x का स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना है 365। तो देखो अब आप ये लिखो x का स्क्वायर, अगर आप इन दोनों के मतलब सम का होल स्क्वायर करोगे तो आपको पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप ब्रैकेट को खोल सकते हो। तो अगर आप ब्रैकेट को खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में 2ab मतलब 2x इज इक्वल्स टू कितना है 365। ये चीज़ होगी आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2x। अगर 365 को आप इधर लेकर आओगे तो हो जाएगा माइनस का 364 इज इक्वल्स टू 0। ये पूरी की पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस में 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 182 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको इसके फैक्टर बनाने, जो आपके लिए मुश्किल काम है, चलिए मैं कर देता हूँ। ये आपके लिए 182 है। अब आप इसका एलसीएम लो, तो 2 से करोगे तो कितना बनेगा 91 बनेगा, और 3 से करोगे तो ये 3 3 जा 9। अब 3 से तो नहीं, 13 से जाना चाहिए, 13 7 जा 91 होता है। अब आपको टेबल तो याद नहीं है, कितनी गलत बात है ना। तो देखो अब आपके पास एक नंबर है 2, एक नंबर है 13 और एक नंबर है 7। अब आपको क्या बनाना है, आपको एक x बनाना है, ठीक है। अब एक x कैसे बनेगा, ये 14 और 13 दो नंबर्स मिल गए आपको, 14 और 13 को माइनस कर दो तो आपके पास x स्क्वायर, आपने 14 और 13 को माइनस कर दिया, माइनस का 182 इज इक्वल्स टू 0। पहले यहाँ तक आप लोग सारा नोट कर लो बेटे, मेरे साथ साथ चलो, इनको नोट करके चलो आप, पहले यहाँ तक आप नोट कर लो। ठीक है, तो देखो बच्चों x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में से अगर आप x कॉमन लोगे तो इट विल बी x प्लस 14, और इसमें से माइनस का 13 कॉमन लोगे, सोचने की जरूरत नहीं है, फैक्टर अगर सही बनाया है तो वो x प्लस 14 ही होगा। ठीक है, अब आपके पास x प्लस 14 की पूरी ब्रैकेट बच्चों ने ले ली कॉमन, x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, x निकल कर आता है माइनस 14 और x निकल कर आता है प्लस का 13। ये माइनस 14 और प्लस 13 दो नंबर्स आपके पास निकल कर आए। अब टीचर ने आपसे क्या मांगा है, माइनस 14 या प्लस 13, उसने क्या बोला था पॉजिटिव इंटीजर्स, तो माइनस इसको नॉट पॉसिबल, इसको हटा देंगे आप। एक नंबर होगा आपका 13, अगला था x प्लस 1, तो 13 14 आर 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो पहले आप यहाँ तक का नोट कर लीजिए, यहाँ तक का बच्चों नोट कर लिया। अब आगे चलो, देखो बेटे अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ। देखो आपसे कहते हैं ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट ऑफ ए राइट ट्राइंगल। तो आप सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल अपना बना लो, ये ऑल्टीट्यूड है आपसे। देखो आपसे कहते हैं ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज, मतलब हाइट इज 7 सेंटीमीटर लेस, आपने कहा 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, तो कितना आसान हो गया आपके पास। ये जो हाइट है 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, बेस से, तो हाइट h, इसका मतलब इज इक्वल्स टू
7 सेंटीमीटर लेस मतलब 7 किसी में से माइनस होगा, बेस में से 7 आपने माइनस कर दिया। तो अगर आपके पास बेस में से 7 को आपने माइनस कर दिया, अगर आप ये लेट करो कि आपका बेस x है, बेस अगर x है तो आपकी हाइट कितनी है x माइनस 7, तो बेस x है और आपकी जो हाइट है वो है x माइनस 7। अब देखो हमसे कहते हैं हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। एग्जामिनर ने कहा यहाँ जो इसकी हाइपोटेनस है वो 13 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं सर, लिख दिया आपने। अब टीचर कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करो, अब बताओ x क्या होगा। तो कितना मुश्किल काम है। आपको ये बात अच्छे से बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने वाली चीज़ हाइपोटेनस होती है और हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब इसको 113 का स्क्वायर 169, x माइनस 7 का होल स्क्वायर मेरे साथ साथ खोलो, क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर। कुछ बच्चे माइनस बी स्क्वायर बोलते हैं जो कि गलत है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस का 14x और प्लस में x स्क्वायर। आप इक्वेशन को खुद बनाओ और आप इसे खुद सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझना, बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। पहले आप इसे नोट कर लो, इतना पोर्शन नोट करो आप, और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद ही क्वेश्चन नंबर 6 पर आना। देखो बच्चों, आपसे कहते हैं एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। तो कुछ आर्टिकल्स बनाती है कोई पॉटरी इंडस्ट्री, कुछ आर्टिकल्स उसके अंदर बनते हैं। इट वाज ऑब्जर्व कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट वॉज 3 मोर, कॉस्ट वॉज 3 मोर, ठीक है, देन ट्वाइस, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। मतलब कॉस्ट इज या वॉज है ना, तो कॉस्ट वॉज मतलब इज या वॉज की जगह पर इज इक्वल टू 3 मोर मतलब 3 प्लस ट्वाइस द नंबर मतलब 2 टाइम्स नंबर। नंबर क्या होता है आपके पास x होता है, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया 3 + 2x। आपने लिखा कि नंबर कितने आपके पास x है। अब आपके पास हमसे कहते हैं कि टोटल कॉस्ट, अब कभी भी टीचर आपसे कहती है टोटल कॉस्ट निकालो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ, अगर आपको एक टॉफ़ी के पैसे बताएं कि एक टॉफ़ी कितने की आती है और टीचर आपसे कहती है कि 30 टॉफ़ीज़ के पैसे बताओ, तो आप उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि आपको एक आइटम की कॉस्ट पता है जो कि आपके पास 3 + 2x है, और टीचर को कहती है नंबर ऑफ आइटम्स कितने x है, आप इसे x से मल्टीप्लाई कर दो। कॉस्ट वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। कॉस्ट वॉज मतलब इज इक्वल टू 3 मोर 3 प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब 2x। अब टीचर कहती है टोटल कॉस्ट, ये तो कॉस्ट है ना, कॉस्ट मतलब एक आइटम की कॉस्ट। अब टीचर ने टोटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। टोटल कॉस्ट कितनी है आपके पास 90, तो 90 इज इक्वल टू कितना होगा 3x और प्लस में कितना है 2x स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों x सॉल्व करके निकालना है, जो कि आप खुद निकाल के दिखाओगे, आपका होमवर्क है। अब आप मुझे एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 ये बच्चे मुझे पूरी कंप्लीट करके दो। एक्सरसाइज 4.3 का कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैं आपको सिखा चुका हूँ, आपके को क्लियर हो चुका है। पहले सबसे पहले मैं सबसे डिफिकल्ट पार्ट आपको सिखाया था, हमने आपको एक्सरसाइज 4.3 का कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सिखा दिया। इसके 4 पार्ट्स आपने मुझे कुछ न करके भेजे हैं। कुछ बच्चे आपके पास अभी भी बिजी हैं, उनको पूरा करके देना चाहिए भाई, कर लो, कब करोगे। और फिर इसके बाद हम लोग कवर करके चलेंगे इसके ये वर्ड प्रॉब्लम्स कल की क्लास में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये काम करके मुझे जितना जल्दी भेज सकते हो उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।